टेलर फ्रांसिस से कहता है कि वो रिची के बाप से कहे। रिची के जख्म गहरे होने की वजह से वो नहीं बच सका, लेकिन फ्रांसिस तो पहले ही उनको तसल्ली दे चुका था कि रिची ठीक हो जाएगा। दुकान के बाहर हमें गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसी माफिया डॉन यानी रिची के वालिद की होती है। दोनों मिलकर रिची की लाश एक संदूक में रख देते हैं। रिची टेलर को दरवाज़ा खोलने का कहता है और खुद ज़मीन से खून साफ करना शुरू कर देता है। दुकान में आते ही रिची का बाप अपने लड़कों की मदद करने पर टेलर का शुक्रिया अदा करता है और पूछता है कि लड़के कहाँ हैं। टेलर के इशारा करने पर वो अंदर कमरे की तरफ जाता है। अंदर जाते ही वो फ्रांसिस के गले मिलता है और कहता है, पहले तुमने मेरी जान बचाई और अब मेरे बेटे की। लेकिन उसे क्या पता कि फ्रांसिस ने ही रिची को मार दिया है। माफिया डॉन के रिची के बारे में पूछने पर फ्रांसिस कहता है कि मुझे तो लगा वो आपके साथ है। डॉन कहता है कि वो मेरे साथ कैसे होगा। इस पर फ्रांसिस कहता है, लेकिन वो तो आपको ढूंढने निकला था। इस पर डॉन कहता है कि तुमने उसको जख्मी हालत में बाहर क्यों जाने दिया। फ्रांसिस कहता है कि वो जब यहाँ से निकला तो बिल्कुल ठीक था, टेलर ने ही उसको स्टिचेस लगाए। इस पर टेलर कहता है कि जो मैं कर सकता था मैंने किया। डॉन कुछ देर खामोश रहने के बाद एक फ़ोन कॉल के लिए जाता है और अपने आदमियों से रिची को ढूंढने का कहता है और हमें एक संदूक में से ज़मीन पर खून गिरता हुआ नजर आता है। डॉन का बॉडीगार्ड उसी संदूक पर बैठ जाता है जिसमें रिची की लाश होती है। बॉडीगार्ड का साइज देखकर मुझे तो लगा शायद संदूक टूट ही जाएगा। डॉन के वापस आते ही फ्रांसिस कहता है कि हमें रिची और उस टेप को जो कि रिची साथ ले गया है ढूंढने जाना चाहिए और टेलर को घर भेज देना चाहिए क्योंकि उसने आज बहुत कुछ सहा है। इस पर डॉन कहता है कि तुम अकेले जाओ, मैं यही रोकूंगा क्योंकि मेरे आदमी रिची के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने पे मुझे यही कॉल करेंगे। वो सख्ती से फ्रांसिस को कहता है कि मेरे बेटे को वापस लेके आना। फ्रांसिस के जाते ही डॉन और टेलर बातें करते हैं। डॉन टेलर से कहता है कि क्या तुमने वाकई ये सब कुछ रो से सीखा और क्या ये कैंची भी तुम्हें वहीं से मिली। और जल्दी से डॉन के हाथ से वो कैंची खींच लेता है। माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसके पास इस सामान के अलावा और कुछ नहीं और इसीलिए वो इसको बड़ी एहतियात से रखता है। डॉन अपनी बंदूक टेबल पर रख के कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे टूल हैं और मेरे पास मेरे। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो टूल्स ही हैं जो इंसानों और बंदरों में डिफरेंस करते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने टूल्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपने टूल यानी बंदूक से बहुत लोगों को मारा है और मुझे उनकी अब गिनती भी नहीं याद। क्या तुमने कभी द आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है? और व्यूवर्स, मैं इस मूवी की फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में द आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता चुका हूँ और यहाँ डॉन द आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में टेलर को बताता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो माफिया डॉन जैसे लोगों को चूज करती है, दुश्मनों से बचने में उनकी मदद करती है। और अब द आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन ने माफिया डॉन को चुना और लेटर के जरिए इनको अलर्ट किया कि इनमें एक गद्दार है। डॉन बताता है कि वो अपनी दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन यानी ला फाउंटेन को जड़ से ख़त्म करके ही आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। टेलर कहता है कि वो टेप जिसके बारे में फ्रांसिस बात कर रहा था, क्या वो दी आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन ने ही भेजी है और आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? इस पर माफिया डॉन कहता है क्योंकि वो रिची का कोट है। इस पर टेलर कहता है कि शायद वो अपना कोट यहीं छोड़ गया हो। यहाँ वो टेलर को धमका रहा होता है कि अगर वो रिची के लापता होने में शामिल है और डॉन से बच भी जाए लेकिन दी आउटफिट उसे नहीं छोड़ेगी। डॉन अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है जो कि टेलर पर गन पॉइंट करता है। दोबारा रिची के बारे में पूछे जाने पर टेलर कहता है, अगर मैंने आपको बता दिया तो वो मुझे मार देगा। डॉन कहता है, कौन मार देगा? फ्रांसिस ने गोली मार दी। इतने में फ्रांसिस मेबल को लेकर शॉप में आता है। डॉन कहता है, फ्रांसिस, टेलर मुझे बताने ही लगा था रिची के साथ क्या हो। और फ्रांसिस उसे अजीब नज़रों से देखता है। डॉन कहता है कि तुम किसी से मत डरो और मुझे बताओ कि रिची के साथ क्या हुआ। फ्रांसिस ने किसको शूट किया? ये सुनकर फ्रांसिस मेबल पर गन पॉइंट करता है। जाहिरी तौर पर वो टेलर से चुप रहने का कहता है वरना वो मेबल को शूट कर देगा। फ्रांसिस ने ला फाउंटेन के 4 आदमियों को गोली मार दी लेकिन रिची एक को भी ना मार सका। इसी गिल्ट को दूर करने के लिए वो ला फाउंटेन के लोगों को मारने गया है और उसने मना किया था कि हम ये बात किसी को ना बताएं। ये सुन के फ्रांसिस बंदूक नीचे कर लेता है। मेबल पूछती है कि अब रिची कहाँ है और फ्रांसिस कहता है कि मुझे मेबल के घर से खून के निशान मिले हैं। डॉन के पूछने पर मेबल अपना नाम मेबल शॉन बताती है और डॉन कहता है कि तुम्हारे वालिद मेरे पास काम किया करते थे, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। जिस पर मेबल उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि लोग भी यही कहते हैं कि वो एक अच्छे इंसान थे लेकिन उनके साथ बुरा हुआ। को पता था उनके साथ बुरा हुआ लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं। इससे जाहिर होता है कि मेबल के फादर की डेथ में कहीं ना कहीं डॉन का हाथ। डॉन कहता है कि मेरा बेटा कहाँ है? इस पर मेबल कहती है कि मुझे नहीं पता। डॉन कहता है, शिकागो में दिसंबर की सर्दी में अपने कोट के बगैर रिची तुम्हारे पास जरूर रुका होगा। फ्रांसिस कहता है कि हम एक गद्दार है और हो सकता है कि वो गद्दार ये लड़की है। इस पर टेलर कहता है कि मैं मेबल को सालों से जानता हूँ, वो ऐसी नहीं। लेकिन डॉन उसकी बात नहीं मानता और मेबल को मारने का कहता है। टेलर से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और वो कहता है, मिस्टर बॉयल्स,
मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। मेरी भी एक बेटी थी जो कि मेरी दुकान में आग लगने की वजह से मारी गई। मैं लंदन से यहाँ ब्लू जीन्स की वजह से नहीं आया, बल्कि अपने अंदर ही चलने वाली जंग से भाग के आया हूँ। मेरा घर मेरी दुकान के ऊपर था और दुकान में आग लगने की वजह से मेरी वाइफ और मेरी बेटी दोनों मारे गए। ये सीन वाकई बहुत इमोशनल था। इतने में फ़ोन की घंटी बजती है और डॉन टेलर से फ़ोन उठाने को कहता है। वापस आकर टेलर कहता है कि कॉल पे रिची था और उसने एड्रेस दिया है ताकि हम उसे पिक कर लें। इस पर डॉन कहता है चलो रिची को लेने चलें, लेकिन फ्रांसिस कहता है कि आप जाएं, मैं यहाँ इन पर नज़र रखूँगा। इस पर डॉन मान जाता है और वो दुकान से चले जाते हैं। फ्रांसिस के पूछने पर टेलर कहता है कि फ़ोन कॉल पे डॉन के आदमी थे जो कह रहे थे उन्हें रिची नहीं मिला। अब फ्रांसिस खुद को बचाने के लिए मेबल को मारना चाहता है। इस पर टेलर कहता है कि तुम्हें इसकी मदद की ज़रूरत है। फ्रांसिस के पूछने पर टेलर कहता है कि ला फाउंटेन के लोग अभी डॉन को मार देंगे और उनको डॉन की लोकेशन मेबल देगी। इस पर मेबल कहती है कि मैं क्यों? टेलर कहता है क्योंकि तुम ही वो गद्दार हो। इस पर फ्रांसिस बंदूक नीचे कर लेता है। तुमने रिची से ली हुई इन्फॉर्मेशन ला फाउंटेन को दी। तुम्हें मालूम था कि वो तुम्हें एक ना एक दिन ढूंढ ही लेंगे, इसीलिए तुमने FBI के साथ मिलकर एक बग प्लांट करवाया। लेकिन तुमने एक चीज़ के बारे में नहीं सोचा, वो थी दी आउटफिट। रिची ने तुम्हें बताया और तुमने ला फाउंटेन को बताया और उम्मीद की कि टेप के चक्कर में वो एक दूसरे को मार देंगे। फ्रांसिस जिसे महज एक कहानी समझ रहा था, लेकिन शॉकिंगली मेबल ये सारी बातें कबूल कर लेती है। फ्रांसिस हैरान होकर कहता है क्या तुम ही वो गद्दार थी, और पूछता है क्या तुमने टेप चुराई? टेलर कहता है नहीं, वो मैंने चुराई थी। मेबल कहती है कि तुम्हें पता था मैं ये सब कुछ कर रही हूँ और मुझे रोकने की बजाय तुमने मेरा साथ दिया। टेलर कहता है कि अगले 2 मिनट में अगर मेबल ने ला फाउंटेन को कॉल ना की और डॉन अपने बेटे के बगैर वापस आ जाएगा और उसे अपना बेटा मिल ही जाएगा। और वो फ्रांसिस को कहता है कि डॉन के मरने के बाद फ़ायदा इसे ही होगा क्योंकि अगला डॉन फ्रांसिस ही बनेगा। इस तरह वो फ्रांसिस के मन में लालच पैदा करके उसकी वफादारी खरीद लेता है। वो कहता है तुम्हारे पास 2 प्लान्स हैं, प्लान ए डॉन के हाथों मरना और प्लान बी उसकी ऑर्गेनाइजेशन चलाना। फ्रांसिस मेबल से कहता है कि कॉल करो। कॉल के बाद मेबल कहती है कि ला फाउंटेन के लोग 1 घंटे में आके टेप के बदले कैश दे के जाएंगे और रिची का पूछने पे वो उसको उसकी लाश दिखाते हैं। जैसे ही ला फाउंटेन की गाड़ी आती है, फ्रांसिस कहता है कि मैं अंदर छुप जाऊंगा और तुम मुझे सिग्नल देना, मैं पीछे से सबको मार दूंगा और इस तरह टेप और कैश दोनों हमारी हो जाएंगी। ये कह के वो छुप जाता है और यहाँ हम एक ब्लैक लेडी को देखते हैं जो कि ला फाउंटेन ऑर्गेनाइजेशन की हेड है। शॉप देख के लेडी कहती है कि मुझे मालूम नहीं था टाउन में इतना क्लासी टेलर भी है, और वो टेलर के काम की काफ़ी तारीफ करती है। अब वो उनको पैसों से बड़ा बक्सा देती है, टेप के बारे में पूछती है। टेलर बड़ी चालाकी से इशारा करके लेडी को बता देता है कि अंदर एक आदमी है और उसके पास गन है। जैसे ही फ्रांसिस को लगता है कि बाहर कुछ गलत चल रहा है, वो गन पॉइंट कर बाहर भागता है। यहाँ लेडी अपने और डॉन की लड़ाई की वजह बताती है, जिसमें लेडी राइट पे होती है। उसकी बातों से हमें पता लगता है कि उसने डॉन को मार दिया है। टेलर यहाँ दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि उसने फ्रांसिस की गन से गोलियां निकाल दी थी। जैसे ही फ्रांसिस अपनी गन चेक करता है, लेडी के बॉडीगार्ड उसे शूट कर देते हैं। लेडी कहती है कि टेलर हमेशा खामोश रहता है, लेकिन किसी को नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेडी मेबल से टेप लेके वहाँ से चले जाती है। टेलर यहाँ फिर कहता है कि मैं टेलर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक कटर हूँ। मेबल यहाँ पे परेशान थी कि दी आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन उसे ढूंढ लेगी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो टेप दी आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं थी, बल्कि उसे टेलर ने ही बनाया था। टेप में उसने अपने सूट बनाने के स्टेप यानी मेजरमेंट, स्टिचिंग वगैरह रिकॉर्ड किए थे। खुद ही वो लेटर डॉन के नाम पोस्ट किया, जिसमें उसने गद्दार का बताया क्योंकि वो मेबल की असलियत को पहले ही जानता था। टेलर महीनों से इस सब की प्लानिंग कर रहा था। टेलर ने एक और रिकॉर्डर दुकान में छुपाया हुआ था। टेलर वो टेप मेबल को दे देता है। वो मेबल से कहता है कि तुम ये टेप अपने FBI के फ्रेंड को दे दो। इसमें लेडी ने डॉन के कत्ल का एतराफ़ किया है। मेबल कहती है काश मैं आपकी बेटी से मिल सकती। टेलर भी तैयार होता है, पैकिंग करता है और अपनी शॉप में आग लगा देता है। हम देखते हैं कि पीछे फ्रांसिस होश में आ जाता है, वो टेलर पर शूट करता है। गोली टेलर के बाजू पर लगती है और वो गिर जाता है। फ्रांसिस टेलर पर चाकू से हमला करता है। टेलर फ्रांसिस से कहता है कि पहले मैं तुम्हारी तरह था, मेरे पास भी गन हुआ करती थी जिससे मैं अपने दुश्मनों को मारता था, और बाज़ औक़ात अपने हाथों से ही। हम टेलर के बाजुओं पर टैटूज बने देखते हैं, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो भी एक गैंगस्टर रह चुका है। एक दिन मुझसे वो काम करने को कहा गया जो मैं नहीं कर सकता था, और मैं ट्रेन पकड़कर अपनी बीवी वेरा के साथ काम सीखने दिलो आ गया। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, मेरी दुकान, मेरे घर और मेरी ज़िंदगी में आग लगा दी। लेकिन मैंने सिविलाइज रहना स्टार्ट किया। लेकिन फ्रांसिस उस पर हमला कर देता है। टेलर खुद को बचाते हुए अपनी कैंची से उसे मार देता है। और ये था टेलर का पास। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम टेलर को दुकान से बाहर जाता देखते हैं, और हमारी मूवी भी यहाँ एंड हो जाती है।